हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से आप सबका स्टार्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947, जिसमें जो बीपीओ का जितने भी सिलेबस हैं, टोटल सिलेबस कंप्यूटर को इसमें छोड़ के और यूपीजीके को छोड़ के, है ना। तो बाकी जो 65 नंबर का है टोटल आज से शुरू कर रहे हैं। आप सब प्लेलिस्ट से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बीपीओ के लिए स्पेशल सेशन होगा जिसमें पूरा 65 नंबर का इसमें कवर किया जाएगा। बाकी 20 नंबर का यूपीजी के, 15 नंबर के कंप्यूटर का वो अलग से सेशन चल रहा है। उसके लिए भी थ्योरी क्लासेस भी चलाई जा रही हैं, है ना। थोड़ा टाइम का अभाव है। यूपीजी के का आप सब प्लेलिस्ट में बना है, 5-6 वीडियो होगा। बाकी यूपीजी के भी ऐड कर रहे हैं और कंप्यूटर का भी। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 दिन में पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं, आज ये पहला वीडियो है तो आज से शुरू करते हैं। बाकी और वीडियो पड़ा हुआ पंचायती राज व्यवस्था का, है ना, जो गवर्नमेंट का स्कीम था उसके अकॉर्डिंग वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, है ना। तो आपकी मर्जी है, आप वो वाला वीडियो चाहे देख लीजिए चाहे इसे देख लीजिए। ये हैंड नोट्स है जहाँ से छाँट छाँट के क्वेश्चन डाला गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम, जिसको बोलते हैं 1947। तो आप अच्छे से पढ़िए अब, है ना, ऐसा मटेरियल कहीं नहीं पाएंगे। अब देखिए, जो संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम है 1947, इसमें टोटल अध्याय कितना है? 9 अध्याय है। टोटल 9 लेसन है इसमें, और कुल इसमें 119 धारा है। बात समझ में आ रहा है? 9 लेसन है और 119 धारा है। अब देखिए, इसको विधानसभा ने पास किया था 5 जून 1947 को, और विधान परिषद ने कब पास किया था? 16 सितंबर 1947 को। फिर गवर्नर जनरल ने इस पर सिग्नेचर कब किए थे? 7 दिसंबर 1947 को, और गजट में जो प्रकाशन हुआ था इसका 27 दिसंबर 1947 को। ठीक, तो ये डेट आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सब अब जब मॉक टेस्ट कहीं भी लगाओ, इसको पढ़ने के बाद मॉक टेस्ट देखिए, 65 में 60 से तो प्लस आएगा ही, है ना। बाकी जो योजनाएं करवाया जा रहा है वो सब भी आप सब देखते रहें। तो गजट में 27 दिसंबर 1947 को ये मेन है, यही ना, क्योंकि इसी दिन ये प्रकाशित हुआ था। संयुक्त प्रांत के ग्राम क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन स्थापित करने और विकसित करने के लिए इसे अपनाया गया, है ना। तो क्या होता है, जैसे किसी चीज़ को चलाने के लिए नियम कानून की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे भी स्थानीय जो स्वशासन था उसको कैसे चलाया जाए, कैसे प्रबंध किया जाए, है ना। तो ये एक आया था। और देख लेते हैं। अब देखिए, अध्याय इसमें 1 में कुछ नहीं है, तो अध्याय 2 से शुरू करते हैं। अध्याय 2, देखिए अध्याय 2 सबसे पहले शुरू करते हैं ना। तो ग्राम सभाओं की स्थापना और गठन की बात किया अध्याय 2 में। अध्याय 2 में किसका बात किया? ग्राम सभा की स्थापना और गठन का। इसमें कुल मिला के 3, 4, 5 धारा है, मतलब धारा नंबर 3 है, धारा नंबर 4, धारा नंबर 5 है ना। लेकिन क्या हुआ, धारा जो 4, 5 था इसको निकाल दिया गया है, ध्यान रहे। अब बचा कौन सी धारा? केवल 3। तो अध्याय 2 में कौन सी धारा है? धारा नंबर 3 है। तो अभी तो अध्याय आपको बता रहे हैं, है ना, लेसन 9 लेसन के बारे में इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, फिर उसका एक्सप्लेन होगा आगे, तो धैर्य बना के बैठिए। तो अध्याय जो 2 था इसमें कुल 3 धारा थी, 3, 4, 5। जो 4 और 5 धारा निकल गया, बचा कौन सा धारा? 3 धारा। अब देखिए अध्याय 2 का, है ना, अध्याय 2 का 2 के ऊपर था, इसका एक उप पार्ट जोड़ा गया है 2 के का। अब इसमें जो धारा है, धारा नंबर 5 के का से लेकर धारा 10 तक है।
ठीक, कहाँ से कहाँ तक, धारा 5 के का से लेकर के धारा 10 तक किस लेसन में है, 2 का का में। इसमें क्या बात किया गया है, ग्राम पंचायतों के सदस्यों की अनर्हता और निर्वाचक नामावली, मतलब जो ग्राम पंचायत के सदस्य होंगे उनकी क्या अनर्हता होगी, क्या योग्यता होगी, और जो निर्वाचक नियमावली है ना उसके बारे में वर्णन किया गया। किस अध्याय में, अध्याय 2 के का में। और देख लेते हैं अध्याय 3 की बात करते हैं। अध्याय 3 में एक धारा है खाली, कौन सा, धारा नंबर 11। अध्याय 3 में कितनी धारा है, एक, धारा नंबर 11। और धारा नंबर 11 किसकी बात करता है, ग्राम सभा की बैठक एवं कृत्य, मतलब ग्राम सभा की बैठक और उनके कार्यों का वर्णन करता है। किस लेसन में कहा गया, अध्याय 3 में, और किस धारा में कहा गया, धारा 11 में। दोस्तों इस सब का डिटेल में डिस्कशन अभी आगे होगा, है ना। पहले अभी अध्याय वाइज इसका क्या कर लेते हैं, वर्णन कर लेते हैं। अब देखिए धारा नंबर 3 के का के, अध्याय 3 के का में कितनी धारा है, धारा नंबर 11 के का से लेकर 14 के खा तक है ना। तो कहाँ तक, 11 के का से लेकर 14 के खा। और अध्याय 3 में किसकी बात किया गया है, ग्राम पंचायत की, बहुत इम्पोर्टेंट है। और अध्याय 4 की अगर हम बात करें तो इसमें धारा जो है 15 से लेकर 31 तक है। तो अध्याय 4 में कितनी धारा है, धारा 15 से 31 तक ग्राम पंचायत के अधिकार, कर्तव्य, कृत्य और प्रशासन की बात करता है। और अध्याय 5 में है कितनी धारा, धारा नंबर 32 से लेकर 41 तक किस अध्याय में है, अध्याय 5 में। और अध्याय 5 किसकी बात करता है, भूमि का अर्जन, ग्राम निधि से संबंधित, है ना, और संपत्ति से संबंधित, ग्राम निधि होता है ना, संपत्ति। और अध्याय अब देखते हैं 6, अध्याय 6, इसमें कितनी धारा है, धारा 42 से लेकर धारा 94 का 94 के का तक है। और एक किसकी बात करता है, अध्याय 6 न्याय पंचायत की बात करता है। और नेक्स्ट अध्याय कौन सा है, अध्याय 7, इसमें कुल कितनी धारा है, 95 से लेकर के 96 के का तक कुल धारा। अध्याय 7 किसकी बात कर रहा है, बाह्य नियंत्रण की बात कर रहा है। और अध्याय 8 की हम देखते हैं, अध्याय 8 को, इसमें कितनी धारा है, धारा 97 से लेकर 109 के का तक है। और एक इसकी बात करता है शक्तियाँ और प्रक्रिया का। और अध्याय 9 किसकी बात कर रहा है, जो लास्ट लेसन है, अध्याय 9 में कुल कितनी धारा है, 110 से लेकर के 119 तक। एक इसकी बात कर रहा है नियम, उपविधियाँ और निरसन की बात कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इतने में हम सब देखे हैं कि जो संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 है उसमें कुल कितने अध्याय हैं, है ना। तो उस अध्याय कौन किससे संबंधित है, उस अध्याय में कितनी धाराएं हैं, तो इतना देख लिए हैं। तो अब आगे देखते हैं। तो देखते हैं क्या है। अब देखिए धारा 2 की बात करते हैं ना, किस धारा की बात करते हैं, धारा 2 में। अब धारा 2 में परिभाषा दिया गया है, धारा 2 में क्या है, परिभाषा, है ना। जैसे धारा 2 के का, इसका उपपाठ है ना। धारा के 2 के का में किसकी परिभाषा, न्याय पंचायत की परिभाषा। बहुत इंपॉर्टेंट, जितना भी लिखा ना सब IMP लिखा गया है, यूपी स्पेशल BPO के लिए। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। और शेयर ज़रूर कीजिए। और 2 के था में क्या लिखा, 2 के काम में किसकी परिभाषा है, न्याय पंचायत की। ऐसे पूछे धारा 2 के काम में क्या है, तो बताएंगे न्याय पंचायत की परिभाषा। धारा 2 के था में क्या है, मंडल की परिभाषा। और धारा 2 के छा में क्या है, ग्राम सभा की परिभाषा। धारा 2 के जा में क्या है, ग्राम पंचायत की परिभाषा। और धारा 2 के जा में क्या है, वित्त आयोग की परिभाषा। और धारा 2 के टा में क्या है, निर्वाचन आयोग की परिभाषा। धारा 2 के ठा में क्या है, क्षेत्र पंचायत क्षेत्र की परिभाषा, है ना। और धारा 2 के ढास में क्या है, जनसेवक की परिभाषा।
और धारा 2 के नाम में क्या है, ग्राम की परिभाषा, और धारा 2 के भा में क्या है, भूमि प्रबंधक समिति की परिभाषा। ठीक, तो देख लेते हैं, इतना इम्पोर्टेंट है धारा 2 से संबंधित, इतना परिभाषा, इतना धारा आप सब याद कर लीजिए जिसमें केवल परिभाषा दिया गया है। ठीक है, याद हो जाएगा सबको, एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। अब देखिए अध्याय 2 की बात करते हैं, है ना। अध्याय 2, ग्राम सभाओं की स्थापना और संगठन किससे संबंधित है, ग्राम सभाओं की स्थापना और संगठन से संबंधित है ना। इसमें कौन कौन सी धारा हैं अभी आपको बताए थे, धारा नंबर 3 है, धारा नंबर 4 और धारा नंबर 5, लेकिन 3 और 4 को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, ये अस्तित्व में अब नहीं है। तो बचा खाली कौन सा धारा, धारा नंबर 3। तो लेसन 2 में किस धारा की हम बात करेंगे, धारा नंबर 3 की बात करेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो अब देखिए धारा नंबर 3 में कहा गया क्या, तो सबसे पहले टॉपिक ही देख लीजिए क्या है इसका, ग्राम सभा की स्थापना होगा और उसका संगठन होगा। ग्राम सभा की किस अध्याय में बोला गया, 2 में। तो देख लेते हैं धारा नंबर 3 में क्या बोला गया, राज्य सरकार अधिसूचना जारी करेगी कि किसी ग्राम या ग्रामों के समूह के लिए ग्राम सभा स्थापित की जाएगी, है ना। तो अधिसूचना कौन जारी करेगा, राज्य सरकार, है ना। अब देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। चलो एक बार फिर से आपको बताते हैं। धारा नंबर 3 में कहा गया कि राज्य सरकार जो है अधिसूचना जारी करेगी कि किसी ग्राम के लिए, ग्राम के समूह के लिए एक ग्राम सभा स्थापित की जाएगी। एक काम किसका है, राज्य सरकार का है। मान लेते हैं कि एक गांव है, एक बहुत बड़ा, है ना। तो ग्राम सभा है, देखिए जिसमें छोटे छोटे कितने गांव बनाए दिख रहे हैं आपको, 3 गांव दिख रहे हैं। अब तीनों गांव को मिला करके, है ना, एक क्या बना जाएगा, ग्राम सभा बना जाएगा। और जो ग्राम सभा बनेगा ना, जिस गांव की जनसंख्या ज़्यादा होगा उसी का नाम उस ग्राम सभा में रखा जाएगा। ये सब आगे आप सबको पढ़ा चुके हैं, उसमें से 4 ही क्लास अभी हुआ है ना। फिर टाइम नहीं मिला, फिर अब इसको कंटिन्यू करेंगे इस बात, क्योंकि वो ऑफिशियल गवर्नमेंट का है। अब देखिए जो ग्राम सभा होगा, तीनों गांव को मिलाकर ग्राम सभा गांव को मिलाकर बनाई जाएगी, और सबसे अधिक आबादी वाले गांव का नाम ही ग्राम सभा का नाम होगा। बात समझ में, मतलब जो ग्राम सभा बनेगा ना, कई छोटे छोटे गांव को मिला के बनाया जाएगा। ठीक, और जब मिला के बनाया जाएगा, जब नाम रखने की पारी आएगी तो नाम कैसे रखा जाएगा, जिस गांव की जनसंख्या सबसे ज़्यादा रहेगा। तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा कि ग्राम सभा कैसे बनता है ना। तो ग्राम सभा के बारे में देख लेते हैं। अब धारा 2 के 6 अभी मिला था, धारा 2 के 6 किसकी परिभाषा बताया था, ग्राम सभा की। तो धारा 2 के 6 में किसकी परिभाषा है, ग्राम सभा की। ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली, है ना, या मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर ग्राम सभा बनती है। तो ग्राम सभा में कौन शामिल होते हैं, जिनका नाम मतदाता सूची में पंजीकृत होता है, उनसे मिलकर ग्राम सभा का निर्माण होता है। बात समझ में आ रहा। आगे क्या है, अब धारा देखते हैं, धारा नंबर 11 में क्या कहा गया है। अब एक तो 1947 ही पढ़ेंगे, है ना, धारा 11 में। तो धारा 11 में बताया गया ग्राम सभा की प्रतिवर्ष 2 बैठकें होंगी। तो धारा 11 किससे संबंधित है, ग्राम सभा की बैठक से संबंधित है। और धारा 11 में कहा गया कि ग्राम सभा की कितनी बैठकें होंगी, प्रतिवर्ष 2 बैठक। और 2 बैठक कैसे होगा, एक तो होगा खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद, जिसे बोलते हैं खरीफ की बैठक, और एक होगा रबी की फसल कटने के तुरंत बाद, जिसे बोलते हैं रबी की बैठक। तो 2 बैठक हो गया, एक तो खरीफ की बैठक, एक तो रबी की बैठक, और दोनों फसल कटने के बाद होगी, ध्यान देना, कोई पहले नहीं होगा। इन दोनों फसलों की अध्यक्षता कौन करता है, ग्राम प्रधान करता है। चाहे रबी की फसल हो चाहे खरीफ की फसल हो, दोनों अध्यक्षता प्रदान करेगा। अब देखिए ग्राम सभा की बैठक, है ना, ग्राम सभा की बैठक 2 बैठक होती है, एक तो होता सामान्य बैठक,
एक तो होता है असामान्य बैठक, ठीक। और जो समान बैठक होता है ये दो प्रकार का होता है, यही एक तो रबी वाला, एक तो खरीफ वाला, है ना। और जो असमान बैठक होता है, असाधारण बैठक जो होता है, वो विभिन्न हितधारक द्वारा मांग किए जाने पर, मतलब जब ग्राम सभा के लोग मांग करेंगे कि हाँ प्रधान जी बैठक किसी विशेष आवश्यकता पर बैठक होगा ना, मांग करने पर तो बैठक होगा। अच्छा, चाहे समान बैठक हो चाहे असमान बैठक हो, दोनों बैठकों की अध्यक्षता प्रधान ही करता है, ध्यान रहे बात। अब देखिए बैठक की सूचना नियम कहाँ से कहाँ तक है, 32 से 37 तक, ये सब आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक। उसमें जो 4 वीडियो हुआ पंचायती राज अधिनियम वाले में, आप सब ध्यान दीजिएगा। तो बैठक की जो सूचना है ना 15 दिन पहले दी जाती है। कितना दिन पहले? 15 दिन पहले। सूचना देने की विधि, अब सूचना किस प्रकार से दिया जाएगा ना, ये विधि देख लेते हैं। बैठक का दिनांक और समय की घोषणा तो खास स्थानों पर नोटिस चिपका कर दी जाती है। और कैसे दी जाती है? डुग्गी पिटवा कर, है ना, जगह जगह पर, ताकि सब लोग को, सब ग्रामीण वासियों को पता चल सके कि हाँ कब बैठक होगी, कहाँ बैठक होगी, है ना, कितने बजे बैठक होगी। अब बैठक बुलाएगा कौन, ये नियम नंबर 33 में बताया गया है ना। नियम है, ध्यान देना, धारा नहीं है। तो नियम, बैठक बुलाएगा कौन? प्रधान बैठक बुलाता है। ग्राम सभा की सामान्य बैठक हो चाहे असाधारण बैठक हो ना, कौन बुलाता है? प्रधान बुलाता है। और अध्यक्षता भी कौन करता है? प्रधान ही करता है। अब देखिए यहाँ पर कैसे बैठक बुलाया जाएगा। अब जैसे ग्राम सभा के सदस्य का अगर 1/5 भाग, ध्यान देना किसके सदस्य होने चाहिए? ग्राम सभा के। अगर ग्राम सभा के सदस्य का 1/5 भाग लिखित रूप से मांग करते हैं, किससे? प्रधान से, कि हाँ प्रधान जी बैठक बुलाइए, तो प्रधान क्या करेगा? 30 दिन के अंदर ही बैठक बुलाएगा। ध्यान रहे, ये बात कभी भी पूछता है तो एक बार फिर से बता देते हैं। यदि ग्राम सभा के जो सदस्य हैं, जितने भी सदस्य हैं, वो उनके 1/5 भाग लिखित रूप से प्रधान से मांग करेंगे, तो प्रधान क्या करेगा? 30 दिन के अंदर बैठक बुलाएगा। ये असाधारण बैठक की बात कर रहे हैं। यदि मान लेते प्रधान बैठक ना बुला, तब क्या होगा? तो यदि प्रधान बैठक ना बुलाएगा ना, तो जिला पंचायत राज अधिकारी, जिसको बोलते हैं DPRO, बैठक बुलाएगा। वो भी कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर। बात समझ में आया? ये सब डाटा आप सबको याद होनी चाहिए। अब देख लेते हैं धारा 11 के 2 में क्या कहा गया है ना। धारा 11 के 2 अब बैठक की कोरम की बात करता है। धारा 11 के 2 बैठक की कोरम क्या होना चाहिए? ग्राम सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति, जिसको बोलते कोरम, सदस्यों का 1/5 भाग होना चाहिए, है ना। अभी देखिए यहीं पर आया था ना, कहाँ गया? 1/5 भाग। तो ग्राम सभा के कितना भाग? 1/5। तो ये तो कोरम होना चाहिए। अब कोरम क्या है? कोरम क्या होना चाहिए? ग्राम सभा के सदस्य का 1/5 भाग। इसी को अगर थोड़ा घुमा के पूछेगा ना तो 20% बताएंगे, क्योंकि 1/5 को क्या बोलते हैं? 20%। अब देखिए नोट्स क्या है। गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गई बैठक दोबारा गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। मान लेते हैं अगर गणपूर्ति के अभाव में एक बार स्थगित हो गया, तो दोबारा गणपूर्ति के अभाव में उसे स्थगित, गणपूर्ति की मतलब दोबारा जब बैठक होगी तो उसमें गणपूर्ति की या कोरम की इसमें ज़रूरत नहीं होगी, ठीक। ये बात ध्यान देना आप सब। अब बैठक की अध्यक्षता नियम किस में बोला गया? 46 में। अब देखिए चाहे अस्थाई अध्यक्षता हो चाहे अस्थाई अध्यक्षता, आपको बताते हैं, समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। अस्थाई अध्यक्षता क्या होता है? प्रधान करता है अस्थाई अध्यक्षता, है ना। जैसे रबी की हो गया, खरीफ की हो गया, फसल कटने के बाद। अस्थाई अध्यक्षता कब? जैसे अस्थाई अध्यक्षता तब होता है ना जब प्रधान उपस्थित होता है। अब ऐसा तो है ना कि हाँ प्रधान जीत गया, पाँचों साल प्रधान एकदम डेडिकेट के साथ, एकदम नियम कानून एकदम, मतलब कुछ भी प्रलय आ जाए लेकिन प्रधान अपना काम छोड़ के नहीं जाएगा। ऐसा क्या होगा? नहीं होगा। प्रधान को भी बारात करना होता है, पार्टी करना होता है, या कहीं आना जाना रहता है ना, उसके भी बहुत काम होते हैं। तो ये अस्थायी अध्यक्षता में
काम होता है। मतलब जब प्रधान उपस्थित ना हो तब भी तो काम चलना चाहिए। पता चला प्रधान कहीं गया है, मान लेते हैं कहीं सऊदीया गया, दुबई गया घूमने, तो मान लेते हैं नहीं आ पाया समय से, तो क्या बैठक नहीं होगा? होगा बैठक, तब भी होगा। उस बैठक को क्या बोलते हैं? अध्यक्षता। जो उस बैठक में अध्यक्षता होगी उसको बोलते हैं अस्थायी अध्यक्षता, है ना। तो बैठक जब प्रधान खुद अध्यक्षता करेगा तो उसको बोलते हैं अस्थायी अध्यक्षता, और जब प्रधान अध्यक्षता नहीं करेगा तो उसको बोलते हैं अस्थायी अध्यक्षता। बात समझ में आ रहा? प्रधान की अनुपस्थित में अध्यक्षता को क्या बोलते हैं? अस्थायी। अब देखिए, मान लेते हैं प्रधान नहीं रहेगा तो प्रधान क्या करेगा? मान लेते हैं कोई आदमी होगा, है ना। तो आदमी क्या होगा? सदस्य होगा पंचायत का, उसको मनोनीत अगर प्रधान कर दे कि हाँ हम नहीं हैं, हम कहीं जा रहे हैं, आप उसकी अध्यक्षता कर लीजिएगा, तो जिस व्यक्ति को प्रधान मनोनीत करेगा वो क्या करेगा? फिर अध्यक्षता करेगा। ठीक, पहला कंडीशन। अब मान लेते हैं प्रधान किसी को मनोनीत करके गया भी नहीं, चुप्पे से भाग गया, मतलब कहीं चला गया, या मान लेते हैं कहीं फंस गया, वहाँ भी नहीं पाया मनोनीत करने के लिए, तब क्या होगा? तो जो सहायक विकास अधिकारी है ना, तो सहायक विकास अधिकारी का काम है कि किसी सदस्य को इसके लिए मनोनीत करना। तो दूसरा ऑप्शन क्या रहता है? सहायक विकास अधिकारी द्वारा। अब मान लेते हैं सहायक विकास अधिकारी ने भी किसी व्यक्ति को नहीं चुना, तब क्या होगा? क्या तब भी बैठक नहीं होगा? होगा, तब भी बैठक। अब क्या होगा? जो भी बैठक में लोग उपस्थित रहेंगे, ठीक, वो लोग क्या करेंगे? मान लेते हैं एक बैठक हो रहा है, इस बैठक में कई लोग उपस्थित हो रहे हैं, ना तो प्रधान है और ना ही सहायक विकास अधिकारी किसी को चुना हम, तब जितने भी इसमें सदस्य उपस्थित रहेंगे वो सब सदस्य क्या करेंगे? अपने में से ही एक व्यक्ति को चुनेंगे, ठीक, और ये जो व्यक्ति चुना जाएगा ये बैठक की अध्यक्षता करेगा। बात समझ में आया? तो यहाँ तीन तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन में कोई ना कोई फॉलो तो हो ही जाएगा। तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट अब देखते हैं कल। तो आप सब वीडियो को शेयर करें, और यदि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में ज़रूर कहें, तो हर चीज़ का समाधान किया जाएगा। और आप सब से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा आप सब सपोर्ट करें। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।